नमस्कार फ्रेंड्स, आज की ब्रीफिंग के लिए हमारे साथ हैं श्री राजेश भूषण जी, सेक्रेटरी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डॉक्टर बलराम भार्गव जी, डीजी ICMR। तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कि सर अपना प्रेजेंटेशन करें, उसके बाद ICMR। नमस्कार। हम आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं जिसमें जो वर्तमान स्थिति है कोरोना की देश में, उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण है। ये हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम केसेस पर मिलियन देखें किसी भी देश की जनसंख्या में, जो कुल कोरोना के केसेस हैं, कोविड-19 के केसेस हैं, वो प्रति मिलियन पॉपुलेशन कितने हैं, तो भारत में ये 657 है, 657 है। और आप देखेंगे कि हम दुनिया के उन देशों में से हैं जहां केसेस पर मिलियन सबसे कम संख्या में हैं। भारत की तुलना में कुछ अन्य देश जो इसमें दिखाए गए हैं, वहां 7 टाइम या 14 टाइम यानी 7 टाइम्स और 14 टाइम्स ज़्यादा केसेस हैं पर मिलियन। अगर आप मृत्यु देखें, डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन देखें, तो वहाँ भी भारत में डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन कोरोना से होने वाली मृत्यु बहुत कम है, 17.2 प्रति मिलियन है। और अन्य देश ऐसे हैं जहाँ ये 35 गुना भारत की संख्या से है। ये एक महत्वपूर्ण स्लाइड है। इसमें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि जो डेली ग्रोथ रेट है नए केसेस का, उसमें कैसे डिक्लाइन हो रही है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि कई बार भारत जैसे देश में, जहाँ इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पे हम विश्व के दूसरे सबसे बड़े देश हैं, तो वहाँ जब नंबर्स आप देखते हैं, नंबर्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स, दे टेंड टू क्लाउड द फोकस ऑफ पॉलिसी मेकर्स एज वेल एज पीपल हु आर मैनेजिंग पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि केवल एब्सोल्यूट नंबर्स पर ही ध्यान हम केंद्रित न करें, हम ये भी देखें कि प्रतिदिन जो नए केसेस की ग्रोथ हो रही है उसमें क्या ट्रेंड है। और इसमें हम ये देखते हैं कि जो ग्रोथ है वो लगातार घट रही है। अगर आप मार्च महीने में देखें तो केसेस के बढ़ने की जो गति थी, जो डेली ग्रोथ रेट था, वो लगभग 31% था। फिर मई में वो 9% हो गया। मई के अंत आने तक वो 4.82% हो गया, लगभग 5% आप मान सकते हैं। और अगर आप 12 जुलाई के आंकड़े देखें तो ये 3.24% है। तो लगातार निरंतर इसमें घटोतरी हुई है। देयर इज़ ए प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन डेली ग्रोथ रेट ऑफ न्यू केसेस। और अगर एब्सोल्यूट नंबर्स भी हम देखना चाहें तो जो एक्टिव केस हैं आज देश भर में, वो 3,11,565 हैं। जबकि ऐसे लोग जो ठीक हो गए, अपने घरों में चले गए, अस्पतालों से डिस्चार्ज हो गए, वो 5,71,459 हैं। और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अनेक राज्य ऐसे हैं जहाँ की प्रतिदिन जो लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं, उनसे कहीं अधिक संख्या में प्रतिदिन लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, वो ये है कि अभी भी देश की जो कुल संख्या है पॉजिटिव केसेस की, उसका 86% केवल 10 राज्यों तक ही सीमित है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अनेक बार जब विमर्श होता है तो ये सुनने को मिलता है कि बहुत तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं, देश भर में केस बढ़ रहे हैं। तो उसको भी एक परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए, एक पर्सपेक्टिव में लाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस पर ध्यान दें कि 10 राज्य ऐसे हैं देश के जो कि 86% एक्टिव केसेस जहां हो रहे हैं। और इनमें भी 2 राज्य ऐसे हैं जहां 50% केसेस हो रहे हैं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और 36% जो केसेस हैं वो 8 राज्यों में हो रहे हैं, जो मैंने आपको इसमें दर्शाया है। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है
कि अनेक बड़े राज्य हैं जो आपको इस 10 राज्यों की सूची में नहीं मिलेंगे, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला। तो ऐसा नहीं है कि देश में एक ही गति से, एक ही व्यापकता से कोविड-19 का फैलाव हो रहा है। तो 10 राज्य ऐसे हैं जहां 86% केसेस हुए हैं। अब ये महत्वपूर्ण स्लाइड है जिसकी ओर मैं आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। इसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे रिकवर्ड केसेस का ग्राफ और एक्टिव केसेस का ग्राफ बिहेव कर रहा है। आप ये देखेंगे कि मई के अंतिम सप्ताह तक जो एक्टिव केसेस थे वो रिकवर्ड केसेस से ज़्यादा थे, यानी 2 मई से लेकर 30 मई तक जो अंतर था वो एक्टिव केसेस के पक्ष में था, यानी एक्टिव केसेस की संख्या ज़्यादा थी और जो रिकवर्ड केस हो गए, जो लोग ठीक हो गए, घर चले गए, उनकी संख्या कम थी। लेकिन उसके बाद से ये जो अंतर है ये बढ़ता जा रहा है और आज की तारीख में जो रिकवर्ड केसेस हैं वो 1.8 टाइम्स हैं एक्टिव केसेस के, यानी 1.8 गुना ज़्यादा मात्रा में लोग रिकवर हुए हैं। रिकवरी रेट किस प्रकार से चल रहा है ये हम इसमें आपको दिखा रहे हैं। आप ये नोट करेंगे कि मई में रिकवरी रेट लगभग 26-26.5% था, फिर मई के अंत तक वो लगभग 48% हो गया और जुलाई आने तक 12 जुलाई तक वो 63% है। ये राष्ट्रीय रिकवरी रेट है, देश का रिकवरी रेट है। लेकिन 20 राज्य ऐसे हैं आज भी जिनका रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। उसकी ओर अब हम आपको ले जाते हैं। ये देखिए, ये इसमें हम दिखा रहे हैं कि भारत का, देश का जो औसत रिकवरी रेट है वो 63% है, लेकिन ऐसे भी राज्य हैं जहां ये 87% भी है, 80% भी है, 71% भी है। अनेक राज्य हमने इसमें नहीं दिखाए हैं, उनका भी रिकवरी रेट राष्ट्र के, देश के रिकवरी रेट से अधिक है। उदाहरण के लिए इस टेबल में हमने आपको केवल वो राज्य दिखाए हैं जहां 71% या उससे अधिक रिकवरी रेट है। अगर आप 65% और 71% के बीच के रिकवरी रेट वाले राज्यों की बात करें, क्योंकि देश का औसत रिकवरी रेट तो 63% है, उससे ज़्यादा states that have registered 65 to 70% recovery rate, they are UP with a recovery rate of 64, उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट 64 है, उड़ीसा में रिकवरी रेट 67 है 67, आसाम में रिकवरी रेट 65 है, गुजरात में रिकवरी रेट 70% है और तमिलनाडु में रिकवरी रेट 65% है। तो वो भी राज्य हैं जहाँ की रिकवरी रेट इज़ हायर देन द नेशनल एवरेज। अब एक ये तथ्य है जिस पर काफ़ी बहस होती है। पिछले सप्ताह के इंटरैक्शन में जो आपके साथ हुआ, हम इसको नहीं छू पाए थे, तो कुछ मित्रों ने ये सुझाव दिया था कि इस पर बात की जानी चाहिए। अगर हम केसेस पर मिलियन की बात करते हैं, अगर हम रिकवरी की बात करते हैं, अगर हम डेथ पर मिलियन की बात करते हैं, तो टेस्ट पर मिलियन की बात भी की जानी चाहिए। आज हम करेंगे। तो ये जो स्लाइड है इसमें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे हमने अपनी टेस्टिंग क्षमताओं का विकास किया। जब ये पेंडेमिक इस देश में शुरू हुआ था, उस समय हम आपको ये दिखा रहे हैं मार्च से, मिड मार्च से। उस समय ये ग्राफ थोड़ा सा दिखाई देने में कठिनाई होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मिड मार्च में देखें तो हमारे पास 101 लैब थे जहां RT-PCR टेस्ट होते थे पूरे देश में, 101 लैब। आज हमारे पास 1206 लैब हैं और 280 ऐसे स्टेशंस हैं जहां की रैपिड एंटीजन टेस्ट होते हैं। तो आप देखेंगे इस ग्राफ के अंत में अब जो हमारी टेस्ट करने की क्षमता है, जो लैब्स का नंबर है, वो 1400 से अधिक हो गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी की वजह से
टेस्ट करने की, प्रतिदिन जो टेस्ट होते हैं उसकी रफ्तार भी बढ़ी है। फिर हमने आपको ब्रेकअप बताया है कि इसमें 853 लैब्स ऐसे हैं जो सरकार के हैं, राज्य सरकारों के और भारत सरकार के, 353 लैब प्राइवेट हैं और 688 लैब हैं जो रियल टाइम RT-PCR तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ट्रू नेट और CB-नेट आधारित भी हैं। इसमें केवल क्षमता का अंतर है। जहां RT-PCR तकनीक का इस्तेमाल करके टेस्ट होते हैं वहां प्रतिदिन टेस्ट करने की क्षमता ज़्यादा होती है, और जहां ट्रू नेट और CB-नेट का इस्तेमाल होता है वहां टेस्ट करने की क्षमता प्रतिदिन कम होती है। अब जो मुख्य मुद्दा है उसकी ओर मैं आपको ले जाता हूँ। दो तरह की बातों पर बहस होती है। एक ये कि क्या हम पर्याप्त संख्या में टेस्ट कर रहे हैं, आर वी टेस्टिंग एडिक्वेटली, और दूसरी बहस ये होती है व्हाट क्वांटिटी इज एडिक्वेट क्वांटिटी, कितनी मात्रा पर्याप्त मात्रा है टेस्ट करने की, और क्या हम पर्याप्त मात्रा में टेस्ट कर रहे हैं। तो ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इससे पहले कि इस स्लाइड पर आपको बताऊं, मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया। उस डॉक्यूमेंट का नाम है गाइडेंस नोट ऑन पब्लिक हेल्थ क्राइटेरिया टू एडजस्ट पब्लिक हेल्थ एंड सोशल मेजर्स in the context of COVID-19. I would repeat this again because this is important. WHO has issued a guidance note on public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19. In this document, WHO underlines the need for comprehensive surveillance and testing of suspect cases. WHO कह रहा है कि आवश्यकता है कि कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेलेंस किया जाए, किनका, सस्पेक्टेड केसेस का, और टेस्टिंग की जाए किनकी, सस्पेक्टेड केसेस की। और फिर इसी डॉक्यूमेंट में WHO कहता है कि कॉम्प्रिहेंसिव का अर्थ क्या है। दे एलेबोरेट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बाय सेइंग, एंड आई एम नाउ कन्वर्टिंग इट इनटू इंडियन नंबर्स, दे से दैट इफ यू आर टेस्टिंग 140 people per day per 10 lakhs, that would be indicative of comprehensive. So we are taking that indication from the WHO document that I just referred to. अब अगर हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें, भारत में देखें, जो इस स्लाइड में हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं कि कितने राज्य हैं जो 140 टेस्ट पर डे पर मिलियन पॉपुलेशन कर रहे हैं। उनका यहाँ पर 22 राज्य ऐसे हैं जो कि 140 या उससे अधिक टेस्ट पर डे पर मिलियन करते हैं, जिनकी हमने जानकारी आपको दी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी राज्य कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि केवल 22 राज्य कर रहे हैं। तो हमारा परामर्श मंत्रालय का, स्वास्थ्य मंत्रालय का परामर्श राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को है कि हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि हम टेस्टिंग को इतना बढ़ाएं कि वो WHO द्वारा इंगित किए गए इस मापदंड की तरफ बढ़ सके। तो ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था। ये अंतिम स्लाइड है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि आगे का रास्ता क्या है। अनेक फोरम्स में जो हम राज्यों से परामर्श करते हैं उसमें हम कहते हैं कि अभी भी आवश्यकता है कि कंटेनमेंट पर काम किया जाए, कंटेनमेंट एरियाज़ को बेहतर तरीके से निर्धारित किया जाए, वहाँ बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हो, टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और क्लिनिकल मैनेजमेंट ज़्यादा एफिशिएंट, प्रभावी तरीके से किया जाए, ताकि ऐसी मृत्यु जिससे बचा जा सकता है उससे बचा जाए। हम ये भी कह रहे हैं कि जब आप किसी भी कंटेनमेंट एरिया का निर्धारण कर लेते हैं तो ये आवश्यक है कि उस कंटेनमेंट एरिया के भीतर आप हाउस टू हाउस सर्च करें एक्टिव केसेस के लिए, और उनमें उनके लक्षणों के अनुरूप अगर उन्हें फिजिकली वहाँ से हटाकर किसी कोविड केयर सेंटर या अन्य हेल्थ केयर फैसिलिटी में ले जाने की आवश्यकता है ताकि वो संक्रमण को, इन्फेक्शन को न फैलाएं, तो वो भी हमें करना चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं कि अगर आप टेस्ट बढ़ाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया,
WHO का मापदंड और कितने राज्य उस मापदंड पर खरे उतर रहे हैं। अगर आप टेस्ट बढ़ाते हैं तो इस बात की संभावना रहेगी कि आप केसेस को पहले पकड़ पाएँ, अर्ली डिटेक्शन कर पाएँ, और अगर आप पहले डिटेक्ट करेंगे तो पहले इलाज करेंगे और लोग बेहतर होकर घर जा पाएंगे। हम ये भी कह रहे हैं कि हमें अभी भी लगातार अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। ICU बेड्स बढ़ाने की आवश्यकता है, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने की आवश्यकता है, कोविड केयर सेंटर्स बनाने की आवश्यकता है। अलग अलग राज्यों में इन्फेक्शन का बर्ताव अलग अलग है। जैसे अगर आप दिल्ली में देखें तो आज हमारी अधिकांश बेड्स खाली हैं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि सभी राज्यों में ऐसी स्थिति हर समय बनी रहेगी। तो इसलिए पहले से तैयारी करके रहने की आवश्यकता है, जो हम प्रत्येक राज्य सरकार के संज्ञान में लाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें जो भी कार्य करती हैं वो तो करती ही हैं, लेकिन जब तक समाज, समुदाय, कम्युनिटी इस पूरी इंटरवेंशन की ओनरशिप नहीं लेगा तो जो वांछित रिजल्ट हम चाहते हैं वो नहीं आएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खुल रही हैं देश में, उस दौरान भी फिज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती, डॉक्टर भार्गव वुड सेपरेटली एड्रेस द इशू ऑफ वैक्सीन, तब तक सोशल वैक्सीन ही एकमात्र वैक्सीन है। आप सामाजिक दूरी का पालन करें, आप मास्क पहनें या रीयूजेबल फेस कवर जो घर में बन जाते हैं जिसका अनेक बार उपयोग किया जा सकता है उसको पहनें। हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, हाथों को लगातार धोएं साबुन और पानी से। रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखें, जब भी आप खांसते या छींकते हैं तो या तो रुमाल रख कर करें या उसको ऐसे अपने हाथ के इस पर करें। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, इधर उधर थूके नहीं, कूड़ा कचरा न फैलाएं। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे whatever state government and central government does, until and unless the governments are supported by committed action on the part of the community and a very strict adherence to physical distancing, wearing of mask and hand and respiratory hygiene, we will not be able to win this war. So therefore, the involvement of community is of utmost and critical importance in winning the war against COVID-19. Thank you. धन्यवाद सर। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ DGICMR से, सर आपके लिए। Thank you. I do not have any slides, but I will just say India is considered as the pharmacy of the world. Now, 60% of the drugs utilized in the United States of America are of Indian origin. So these are generics produced in India, where India has established itself over the years. This is possibly well known to many people in the world. Having said that, an important fact that is not known is that 60% of the vaccines supplied in the world, whether it be Africa or Europe or Southeast Asia or anywhere, are of Indian origin. So India is perceived and is an important player in the vaccines for supply for the world. That is the most important point to remember. So any vaccine candidate that is produced or developed in any part of the world will ultimately have to be scaled up by India, number one, or by China, because these are the two major producers of vaccine in the world, and India is 60% of the vaccines in the world. So that is an important point to remember, and that every developed nation, everyone who's trying to develop a vaccine is aware of, and therefore they are in communication with India for the vaccine distribution ultimately, if it's developed, to the whole world and manufacture as well. Over and above that, there are two Indian indigenous candidate vaccines, and they have undergone successful toxicity studies in rats, in mice, and in rabbits. And these data was submitted to the Drug Controller General of India, following which
both these candidate vaccines got clearance to start the early phase human trials early this month. Having said that, now these candidate vaccines got DCGI approval and for early human trials early this month, that is in the 2nd of July and actually 29th of June. Now they have got their sites ready and they are doing the clinical study on approximately 1,000 human volunteers each at different sites. Some have got 12 sites, some have got 6 sites, so that's it. They are trying to do the early clinical testing for these two candidate indigenous vaccines. Over and above that, there are preclinical experiments for these as well as other vaccines being done, experiments being done at NIV Pune, which are trying to work day and night to do these experiments, because it is a moral duty to develop them as fast as possible, because more than 500,000 people have succumbed to this disease across the world. So fast tracking this vaccine becomes very important. Recently, Russia has fast tracked a vaccine which has been successful in its early phases, and they have fast tracked its development, and the whole world has applauded it and congratulated that Russia has developed that vaccine. China has fast tracked its vaccine program and has also fast tracked its studies with that vaccine in China. The US has, again, as we read today, has fast tracked 2 of its vaccine candidates. The United Kingdom is also looking at how it can fast track the Oxford vaccine candidate, how fast it can fast track it for human use. And from India's perspective, we have 2 candidate vaccines which we are trying all our efforts to fast track it, and it is the moral duty that there should not be a delay by not even a day for the IRB or the regulatory clearances for these vaccines, so that we can break the transmission of the virus as soon as possible and take care of this disease, which is a global pandemic. So this is really, I want to emphasize that still 60% of the other vaccines, whether it be polio or other mumps, measles, rubella, they're all manufactured in India and are given to the international agencies to supply to the world. So I think this becomes an important aspect for India to fast track its vaccine development, fast track the international vaccine development, and facilitate as a world together. जिसे हिंदी में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, it's a world citizenship, so we have to work together to develop these vaccines for everyone. So I will stop here. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, I'll take first online question. How is the government calculating recovery rate? How are recovered patients being identified, tracked, counted, tabulated, especially when so many are in home care? Okay, so I'll take that question. There are 2 parts to this. One is how are we tracking people who are in home isolation, and how are we calculating the recovery rate. The recovery rate is calculated, as we have shown you in the presentation, based on the total number of people who were hospitalized. When we say hospitalized, it has 2 categories: those who came to formal COVID care centers or COVID care health facilities or dedicated COVID hospitals, and those who were advised a home isolation and home-based monitoring. So both are then covered by the discharge policy that the ministry from time to time issues, refines based on technical inputs. So that is how we show the recovered cases. Now, people who are in home isolation, they are monitored through 2 ways. One is that there are groups of paramedical workers and volunteers who are given the responsibility to check physically
on these people on a daily basis, and based on a standard template which says temperature, blood oxygen, any visible symptoms, so on and so forth, submit a report based on which a decision is taken whether the home isolation should continue or whether the patient should be advised to shift to a COVID care facility. The second way of monitoring such patients is through telephone calls. There are dedicated home health care agencies. For example, in Delhi, one such agency is doing this work. They also are given the same standardized checklist, and based on phone calls to the patient, they do this tracking. Number 11. Sir, I have two questions. One question is about this drug itolizumab, which was basically given restricted emergency approval by the DCGI 2 days ago. But since 2 months, doctors have tested this drug off-label for close to 150 patients. What are the norms that we look at when we look at off-label use of drugs in specifically COVID-19 pandemic? Because in Drugs and Cosmetics Act, basically we are not allowed to promote such drugs or market such drugs which are used off-label. And how is it different from restricted emergency approval? And the second question... Yeah, please just let the first question Yeah. answer. Early question. Haan ji. Would you? Or should I start and then you could supplement? These are two different things. First is a emergency authorization by the Drugs Controller General of India. This is a process that is available globally to all regulators. It's available to US FDA, it is available to the Indian regulator, which is CDSCO, and it is available, in Japan, in Europe, and other countries. So what does this mean? This means that based on restricted evidence submitted by the drug makers to the regulator, an emergency authorization is given, which is distinct from a market authorization. Market authorization, whenever it is given by a regulator, means that the manufacturer of that drug can freely market it. Emergency authorization means that it can be procured only in emergency circumstances. The treating clinician has to certify this, and the person to whom the treatment is being given has to be taken into confidence. Informed consent needs to be obtained. In case the patient is not in a position to provide this informed consent, it is the caregivers or family members who are accompanying the patient with whom this transaction is done. This is as far as the Drugs Controller General's part is concerned. About off-label use, its efficacy, something that you would want to say? I've really answered it. We know that in severe patients of COVID, there is a problem of a cytokine storm. So cytokines are released and they are responsible for a storm which is ultimately leads to serious conditions. There are two drugs which have been thought to be preventing the cytokine storm. One is tocilizumab and the other is itolizumab, which are being thought that they can prevent the cytokine storm. Having said that, they have not yet demonstrated mortality reduction by any trial, and therefore trials are wanting and are happening in different parts of the world to look at whether there is mortality reduction with these two drugs. Second part, I think we will take later. This number 9 now. सर कई सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस बीमारी का असर लंग्स के अलावा भी और दूसरे ऑर्गन्स पे है, चाहे वो किडनी हो, ब्रेन हो या हार्ट हो, या क्या इस तरह की स्टडी आपके पास है या आप करने वाले हैं, और किन मरीजों को ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है? See, जैसे आपने कहा, it causes pneumonia, that is the most commonly, but it can affect other organs like the liver, the kidneys, the heart, the blood vessels, causing clots and thrombus formation, which is a very important complication of COVID, that clots form, and these clots can go into the lungs and then ultimately block and cause pneumonias and prevent the oxygen exchange in the lungs.
And that is why in most of the treatments it is recommended and it is standard of care to give blood thinners or anticoagulants or low molecular weight heparins for preventing these complications. Certain other complications have also been described in small children, that arteries get dilated and can be affected. These are being studied, and these have been studied in autopsy studies in some reports, and the clinical data is being collected and analyzed and looked at where we are having at different hospitals, and some are reporting it and some publications are coming in different journals as far as that is concerned. 20. I think it has been explained. Sir, Pooja from Z News. You have shared recovery rate. What is the fatality rate, and which state is reporting maximum number of deaths? This is also information that we regularly share since our interaction somehow had got delayed. So last week we could not share it with you. The national fatality rate is 2.6. Am I correct? It's 2.6, and it is rapidly coming down. Compared to the global case fatality rate, it's significantly lower, and there are states which have a much lower case fatality rate than 2.6. Those states that have higher fatality rate, to assist them, we have started a special intervention which is now 2 weeks old. Every week on Tuesday and Friday, the group of doctors from AIIMS, through teleconsultation and video consultation, engage the ICU doctors of treating hospitals in various states and try to resolve the problems that they are facing in saving critically ill patients. As we talk today, there is a teleconsultation which is going on. In fact, when I was coming here, I was told that today's teleconsultation that is being led by doctors from AIIMS is being attended by 3 hospitals of Assam, 4 hospitals of Kerala, 2 of Andhra Pradesh, 1 of Karnataka, 2 of Bihar, and 1 of West Bengal. So these teleconsultations are forums where treating clinicians, people who are actually attending to critically ill patients in ICUs and are facing problems, get an opportunity to talk to the topmost doctors from AIIMS New Delhi and be benefited from the advice that they give them. Thank you. I think states, it has been. We'll separately indications, provide you yeah? that information. There's absolutely no problem. Sir, online question. Has the Health Ministry undertaken any study on the persistent medical complications after COVID-19 patients is cured? Doctors are reporting COVID-induced diabetes, damage to lung, liver, brain and heart, along with fatigue, etc. ये प्रश्न लगभग वही है जो हमारे मित्र ने अभी पूछा था डॉक्टर भार्गव से, उसका उन्होंने उत्तर भी दिया, लेकिन मैं केवल एक अतिरिक्त जानकारी आपको दे दूं. DGHS, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के स्तर पर भी एक कंसल्टेटिव एक्सरसाइज प्रारंभ हुई है, जिसमें कि भारत सरकार के जो केंद्रीय अस्पताल हैं, जिसमें सफदरजंग अस्पताल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, LHMC जिसको सुचेता कृपलानी अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है, और जो 6 एम्स हैं देश भर के, एम्स नई दिल्ली को छोड़कर, क्योंकि वो अलग से अपनी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं. इस एक्सरसाइज में जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं वो DGHS को ये जानकारी दे रहे हैं कि ऐसे मरीज़ जो कोविड से निजात पा गए, जो डिस्चार्ज हो गए, रिकवर हो गए, ठीक हो गए, घर चले गए, उनको किस प्रकार की कॉम्प्लिकेशन अब आ रही हैं, और उस सूचना के आदान प्रदान के आधार पर हो सकता है कि भविष्य में हम किसी प्रकार की गाइडलाइन निर्गत करें इस तकनीकी विमर्श के आधार पर. Number 13. So Sneha from CNN News 18. My first question to Professor Bhargav: what is going to change, if at all,
and it has been fairly conclusively established that the infection is airborne. What changes are you looking at in terms of guidelines? I have a second question to Mr. Bhushan. What about the prices of medicines, which all of it is repurposed? Barring dexamethasone, most of the medicines, the drugs, are very, very expensive. So is the government going to do something about bringing the prices down of these medicines? Okay, so we'll take the second question first, and then Dr. Bhargav can answer the other question. Drug pricing is the domain of Ministry of Pharmaceutical, and there is a organization called NPPA whose mandate is to look into this. However, this is an important question which has a bearing on public health issues, particularly issues that arise when you are treating a pandemic. Now, in that context, we must keep in mind the fact that the standard clinical protocol which has been issued by Ministry of Health and Family Welfare, which is based on advice given by technical experts and is updated and refined from time to time, establishes a standard of care. Standard of care is the standard template to which each treating doctor must adhere, and that ensures quality of care that is given to the critically ill patient and consequent recovery of that patient. Now, that standard of care clearly lays down that if the patient is suffering from mild disease, these are the medicines that will be given. In mild disease, it is hydroxychloroquine, which is easily available in the market and is cost effective. In moderate to severe disease, the standard of care lays down that the patient has to be given oxygen, preferably non-invasive oxygen, through high flow nasal cannula, and to be accompanied by blood thinners and anticoagulants, and cortisones, which is corticosteroids, like methylprednisolone, which is injectable, hexamethasone. These are again indigenously produced. They are also very cost effective, and some of them are even part of the National Essential Medicine list. So therefore, they are subject to price control. Even heparin, that is also. Now, there is a separate category of investigational therapy, which has also been included in the standard clinical protocol issued by us. And under investigational therapies, presently, we have plasma therapy. You have all heard a lot about it. Then there is remdesivir. Again, you have heard a lot about it. And there is tocilizumab. Now, since these are drugs which are being produced by certain specified manufacturers who are limited in number, and they are not generic drugs, therefore they have a relatively higher price. The last time when I interacted with you, I had told you that the Drugs Controller General of India has taken proactive steps by issuing formal written guidelines to the manufacturers of these drugs that they should proactively on their website publicize certain helpline numbers where people who are desirous of obtaining these drugs could then get in touch with. I had also told you that the Drugs Controller General has also advised these manufacturers that they should publicize their distribution network. कहाँ ये दवा उपलब्ध है, किन किन राज्यों में. So these are the actions that Government of India has taken. Government of India has also advised the states that the network of state drug inspectors must be used to ensure that random and surprise inspections are done to ensure that the drug is available and no one is hoarding it. Yeah, I'll come to your question. In terms of the COVID transmission, it is well established that it's a droplet infection. There have been hypotheses and suggestions by several scientists that there may be some airborne transmission with micro droplets. Again, it is also a droplet, and it's a micro droplet less than 5 microns in size.
But what clearly remains important is physical distancing, use of masks has to continue, and that is the most important for this transmission. Sir, another online question regarding Delhi Sero Survey. When can this survey report be made public? Had the Sero Survey been shared with ICMR Scientific Task Force? What is delaying the release of this important study? Sero surveys are fairly complex exercises. So therefore, they by definition take time. In case of Delhi, originally it was decided that sero surveillance would take 20,000 samples from 26th of June till 5th of July. But eventually the sero surveillance ended up taking 22,800 odd samples. These are blood samples, and which are then subjected to ELISA test. So this was done till 5th of July, then the testing was done, and now the testing has finished. Presently, different kind of stratifications, for example, gender specification, age stratification, district-wise stratification of the data and its analysis is being done. The moment it is complete and it is reviewed internally and shared with ICMR and other domain knowledge experts, we will definitely share it with you as we had done with the earlier sero surveillance, which was done on a pan-national level by ICMR. Last question, 152. सर मैं शैलेश हूँ ANI न्यूज़ एजेंसी से। जैसा कि आपने बोला कि वैक्सीन का जो है डेवलपमेंट फास्ट ट्रैक किया गया है, तो कब तक उम्मीद हम कर सकते हैं वैक्सीन आने की? और दूसरा सर, तमाम स्टेट जो है अब लॉकडाउन वापस कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं, एक बार फिर नेशनल लॉकडाउन की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ तक कि वैक्सीन की बात है, इसमें उम्मीद है और प्रयास है और कर्म है इस पवित्र कार्य में, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो और एक दिन भी वेस्ट ना हो रेगुलेटरी में या अप्रूवल में, एथिक्स में, without compromising on the science and the quality and the ethics part of it. That is as far as the vaccine development. दूसरे हिस्से का मैं जवाब देता हूँ। हमने सभी राज्यों को, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा अंतिम स्लाइड जो मैंने आपको दिखाई थी कि आगे का रास्ता क्या है, हमने सभी राज्यों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि जो कंटेनमेंट के एरियाज़ हैं, यानी आपके यहाँ जिन भौगोलिक क्षेत्रों से पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, अगर आप वहाँ स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट और पेरीमीटर कंट्रोल लागू नहीं करेंगे तो केसेस के बढ़ने की संभावना रहेगी। हमने ये पाया भी है। अनेक शहर, अनेक ज़िले जहाँ चीज़ें नियंत्रण में आती हुई दिख रही थीं, वहाँ जब एफर्ट्स थोड़े स्लैकन हो गए तो पॉजिटिव केसेस बढ़े। लोगों ने भी जो फिज़िकल डिस्टेंस है उसका पालन या मास्क पहनने का और अन्य जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं उनका पालन नहीं किया। इसलिए ये आवश्यक है कि जब जब किसी भी क्षेत्र से कुछ संख्या में एक साथ पॉजिटिव केसेस आते हैं तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट के रूप में निर्धारित किया जाए, घोषित किया जाए और वहाँ कंटेनमेंट की कार्रवाई पूरी दृढ़ता से की जाए। तो ये कंटेनमेंट एरियाज़ का फैलाव है, इसको लॉकडाउन या अनलॉक से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू फ्रेंड्स।